भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है इसमें हम ये देखेंगे कि भारत में शक्ति संरचना क्या है और जाति के आधार पर क्या भेदभाव होता है। सबसे पहली चीज जिसे कहते हैं, भारत में जातीय संरचना बहु ढांचा है, मतलब कि बहुत लंबे समय से अगर देखा जाए तो भारत में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और वो अन्य जातियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। उन सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में शक्ति संरचना एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। मतलब जो भारत में जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसका वर्णन करना है, उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं जाति और शक्ति संरचना। आप सबको पता है कि भारत में ऊंची जाति के लोग होते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं, बड़े पद पर आसीन होते हैं, ठीक है। और इसलिए निम्न वर्ग के लोगों को ना तो आगे बढ़ने का मौका मिलता है और ना ही उन्हें आगे बढ़ने का कह सकते हैं अवसर प्रदान किया जाता है। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा क्या होती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा जो वर्ग है निचली जाति का, वो हमेशा किनारे पर रहता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं लिंग और शक्ति संरचना। अब लिंग के आधार पर देखा जाए तो पुरुषों ने अपने आप को हावी रख रखा है, महिलाओं के ऊपर अपना अपना नियंत्रण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो इस वजह से समाज में इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य को समाप्त करने की क्या की जानी चाहिए, कोशिश। नंबर 3 है जिसे कहते हैं आर्थिक और शक्ति संरचना। कुछ अमीर लोग होते हैं, वो अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों के ऊपर क्या करते हैं, अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि समाज में रह रहे कुछ अमीर लोग संपूर्ण क्षेत्र में गरीबों के ऊपर क्या करते हैं, अपना अधिकार बनाए रखते हैं। और नेक्स्ट है जिसे कहते हैं राजनीतिक और शक्ति और संरचना। यानी जो लोग राजनीतिक रूप में पावरफुल होते हैं वो हमेशा निचली जाति के या फिर कम शक्तिशाली लोगों को ऊपर उठने का मौका ही नहीं देते, ताकि वो समाज में ना तो आए और ना ही कभी राजनीति में प्रवेश कर पाए। और इस वजह से उनका दबदबा क्या रहता है, निरंतर बरकरार रहता है। जो हमारा नेक्स्ट है, इस प्रकार भारत में जो शक्ति संरचना है जिसमें जो कुछ लोग हैं शक्तियां उन्हीं के पास होती है और बाकी अन्य लोगों पर क्या किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। अब बात करते हैं जाति पर भीमराव अंबेडकर के विचार। भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति है जिन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहला है जाति प्रथा के कट्टर विरोधी। उन्होंने हमेशा बताया कि जो जाति के आधार पर लोगों के साथ अत्याचार होता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उन सब के बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसमें साफ तौर पे बताया गया कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनके गुण, उनके हुनर, उनके टैलेंट को कभी उभारा नहीं जाता, क्योंकि हमेशा जाति के आधार पर केवल कुछ जाति के लोगों को ही संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय विरोधी। अब वो साफ तौर पे ये कहते हैं कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं ना, उनसे घृणित कार्य करवाया जाता है, नाली सफाई करवाना और भी अन्य प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि समाज एक तभी अच्छा बन पाएगा जब सभी लोगों को क्या समझा जाएगा, एक समान समझा जाएगा। इस तर्क में यही बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्म ग्रंथ। अर्थात साफ तौर पे भीमराव अंबेडकर ने बताया कि हिंदू धर्म में ही जाति व्यवस्था काफी समय से चली आ रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस प्रकार इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने की क्या की गई, कोशिश की गई। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब बात अधिकारों के लिए संघर्ष। उन्होंने साफ तौर पे ये देखा कि हमारी जाति के लिए बहुत सारे लोगों को काफी सालों से दबाया जा रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ तौर पे ये बताया गया है कि पूरे की पूरे तरीके से यहाँ पर जाति प्रथा को समाप्त करना तभी संभव हो पाएगा जब जिन लोगों के ऊपर ये बात बीत रही है वो इसके लिए आवाज उठाएंगे। इस प्रकार जाति व्यवस्था को हम पूर्ण रूप से क्या कर सकते हैं, हम सही कर सकते हैं और लोगों के साथ होने वाले जितने भी भेदभाव है उसे समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जिसे कहते हैं दलित जाति। भारत में दलित जाति के लोग थे, वो दलित जाति से ये संबंधित थे, उन्हें कभी आगे बढ़ने का नहीं मौका मिल रहा था। इस कारण इन्होंने बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं सेक्रीफाइसेस किए और स्कूलों के बाहर गेट पर रहकर पढ़ाई की। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इनके अधिकारों के लिए क्या की, मांग की, और उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दूसरा है गैर दलित जाति। तो जो गैर दलित जाति है वो भी कुछ ऐसे लोग थे जो कहते हैं थोड़े बहुत उच्च थे और उन्होंने ही अन्य लोगों के ऊपर अपना पूर्ण रूप से क्या कर रखा था, दबदबा बरकरार रख रखा था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों के साथ होने वाले जितने भी भेदभाव है उसको समाप्त करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। निम्न जाति के जो लोग हैं उन्हें बहुत सारी चीजों से वंचित रखा जा रहा था, तो उसी को उभारने की क्या की जाएगी, कोशिश।
सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा में वंचन। ये जितने भी निम्न जाति के लोग थे इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, इन्हें शिक्षा से हमेशा दूर रखा जाता था। इस वजह से भीमराव अंबेडकर ने किसी तरह शिक्षा प्राप्त करके भारत का एक ऐसा संविधान बनाया ताकि भारत में रहने वाले हर नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का क्या मिले, अधिकार मिले। नेक्स्ट है रोजगार में वंचन, यानी निम्न जाति के जो लोग हैं उनको कभी भी रोजगार में कह सकते हैं उनको हटाया नहीं जाएगा या जाति के आधार पर उनको कम पैसे नहीं दिए जाएंगे। इस कारण सारे के सारे लोगों को रोजगार में क्या मिल रहा है, अवसर मिल रहा है, और किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको रोजगार में पूर्ण रूप से क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं में वंचन। जितने भी निम्न जाति के लोग थे इन्हें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर उनको सारी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की क्या की गई है, कोशिश की गई है, ताकि हर व्यक्ति समाज में स्वस्थ रह सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके। निष्कर्ष इसमें साफ तौर पर बताया गया कि जितने भी लोग थे उन सबको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। इनके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए जिसके तहत ये समाज में आगे बढ़ सके, उनके बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान में निचली जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अनुसार जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत रूप में क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले अच्छे से बता रखा है, आप वहां जाके ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं 19, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से एक समान समझा जाएगा और एक समान सारे के सारे अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे किसी भी सार्वजनिक संस्थान में प्रवेश करने से क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। अनुच्छेद 341, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वे राज्य के या देश के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में संबोधित कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 335, इसके लिए उनकी रक्षा के लिए ये क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 338, इसके तहत वो किसी भी प्रकार के कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकता है ताकि इन सभी लोगों को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। अब बात करते हैं निचली जाति का राजनीति में प्रवेश और आरक्षण। जो निचली जाति के लोग हैं उन्हें राजनीति में प्रवेश मिल रहा है, आरक्षण भी मिल रहा है, उसके बारे में। तो सबसे पहला है निचली जाति राजनीति में प्रवेश। निचली जाति के जितने भी लोग हैं उन सबको आरक्षण दिया गया है और हमारे लोकसभा की सीटों में 28 सीटें ओबीसी के लिए हैं, 84 सीटें वो किसके लिए, वो एससी समुदाय के लिए। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि उनको राजनीति में भी आरक्षण दिया जा रहा है ताकि इनकी सीट से कोई अन्य व्यक्ति ना खड़ा हो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश की वर्तमान की जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू, वो एक निचली जाति से संबोधित है। आरक्षण नीतियां, हर एक वर्ग को उन्होंने आरक्षण दे रखा है ताकि उन्हें संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिले, अवसर मिले। जो ओबीसी होते हैं, एससी होते हैं, एसटी होते हैं, इन सभी व्यक्तियों को क्या मिलता है, गवर्नमेंट जॉब हो गई या सरकारी कोई भी लाभ हो गई या कोई भी स्कीम हो गई, उनमें इनको बहुत ज्यादा क्या मिलता है, फायदा मिलता है। लास्ट पॉइंट है चुनौती और नकारात्मक परिणाम। अर्थात ये निचली जाति के जितने भी लोग हैं इन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इन्हें हर समय समय पर बड़ी बड़ी चुनौतियां आती थी। जैसे कई बार इन्हें काम नहीं मिल रहा है या फिर पैसा नहीं मिल रहा है या अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इन सारी चुनौतियों का इन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल से क्या किया है, सामना किया है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। जो 4th यूनिट है उसी का सेकंड पार्ट है, जिसे हम कहते हैं भारत में शक्ति संरचना के संदर्भ। मतलब साफ तौर पे ये देखा जाए तो हमें यहाँ पर वर्ग संरचना बतानी है। आजादी से पहले हमारे देश में क्या था, आजादी से पहले हमारे देश में कौन कौन से लोग थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, आजादी से पहले वर्ग संरचना। आजादी से पहले हमारे देश में अनेक प्रकार के वर्ग थे, वो अनेक प्रकार से रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे। सबसे पहला है जिसे कहते हैं जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग वो था जिसके पास जमीनें थी, बहुत सारी पैसा था और उस पैसे के माध्यम से वो लोगों के ऊपर नियंत्रण रखता था। नंबर 2 है जिसे कहते हैं मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग वो था जो हम कह सकते हैं गरीब वर्ग में आता था और ये जमींदार वर्ग के ऊपर ही निर्भर रहकर अपनी जीविका चला रहा था, उनसे कर्जा लेता था, ठीक है, और उन्हीं को कर देता था। नंबर 3 मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग वह वर्ग था जिसमें कुछ छोटे मोटे व्यापारी आते थे जो लोगों को कह सकते हैं सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसमें कृषि की व्यवस्था हो गई, व्यापार की व्यवस्था हो गई, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने की क्या कर रहे हैं,
कोशिश कर रहे हैं। चौथा वर्ग है दलित वर्ग। दलित वर्ग अभी मैंने आपको बताया निचली जाति के जितने भी वर्ग थे उन सबको कहा गया है जिन्हें समाज में बिल्कुल भी आगे बढ़ने का क्या नहीं मिल रहा था, मौका नहीं मिल रहा था। आजादी के बाद वर्ग संरचना, आजादी से पहले हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं बाद में। नंबर 1 औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण की शुरुआत हुई, जिसमें से यहां पर एक नया औद्योगिक वर्ग उभर कर आया जो उद्योगों में रह के काम करता था और पूर्ण रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने की क्या करता था, कोशिश करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसे कहते हैं कृषि में परिवर्तन। धीरे धीरे करके समाज में रहते हुए कृषि में परिवर्तन आने लगा, लोगों ने नई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया और लोहे के हथियार और ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि कृषि को बड़े स्तर पर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। और पहले के टाइम से लेकर अगर देखा जाए तो हमने लोगों को शिक्षा बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कराई है और उनके सामने उत्पन्न होने वाली जितनी भी समस्या है उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने की क्या की है, कोशिश की है। अब बात करते हैं वर्ग संघर्ष का मतलब क्या है कि जाति को लेकर इनके बीच में हमेशा विवाद चलता रहता था, उस विवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी और सभी व्यक्तियों को एक समान क्या दिया जाएगा, दर्जा दिया जाएगा ताकि सारे के सारे व्यक्ति एक बराबर रूप से क्या कर सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वर्ग संरचना के प्रभाव। वर्ग संरचना के बारे में मैंने आपको बता दिया, अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं और कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो पुरानी परंपरा से ही चले आ रहे हैं और उन्हीं के खानदान से कह सकते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस क्या हो रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। इसके कुछ प्रभाव हैं, प्रभाव के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं आर्थिक विकास। समाज के कुछ लोगों को तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इस वजह से समाज में जो कह सकते हैं आधे लोग बढ़ जाते हैं और आधे लोग क्या हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। इसीलिए असमानता का माहौल क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। सेकंड पॉइंट है हमारा जिसे हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। समाज में लोगों के लिए सामाजिक परिवर्तन किए गए ताकि जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो समाज में अपने आप को सबके समान ला सके और जब वो सबके समान आ जाएंगे तो समाज में एक ऐसी समानता फैलेगी जिससे देश का संपूर्ण क्या होगा, विकास होगा। नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसे कहते हैं राजनीतिक परिवर्तन। इसमें भी सेम चीज आएगी। इसमें भी हम क्या देखते हैं, समाज में जो निचली जाति के लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनमें क्या हो रहा है, उनको इतना ज्यादा अच्छा मौका मिल रहा है जैसे कि राजनीति में आरक्षण मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार जो है उसमें कुछ सीटें ओबीसी के लिए भी है और कुछ सीटें एससी के लिए भी है और कुछ सीटें किसके लिए, एसटी के लिए भी है। ये तीनों जो कह सकते हैं कैटेगरीज हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है उसके तहत इन्हें समाज में क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसे हम कहते हैं भारत में वर्ग संरचना। हमने ये तो पढ़ लिया पहले के टाइम में या हर जगह पे कैसे चलती है, भारत में किस प्रकार की वर्ग संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। भारत में अनेक प्रकार के जो कह सकते हैं लोग हैं वो उन्होंने वर्ग विभाजन कर रखा है। तो सबसे पहला आता है जिसे कहते हैं उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में हमेशा अमीर वर्ग की बात की जाएगी। इसमें हमारे बड़े बड़े क्लर्क हो गए, ठीक है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, व्यापारी हो गए, बहुत बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, तो वो सारे अमीर वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो सेकेंड है हमारा जिसे कहते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में क्या हो गया, हमारा वकील हो गया, क्लर्क हो गया, शिक्षक हो गया, ये सब मिडिल क्लास में आते हैं। और तीसरा है जिसे कहते हैं निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में तो याद रखो मजदूर, किसान या फिर कह सकते हैं ऐसे लोग जिनके पास घर भी नहीं है, ये सारे किस में आते हैं, निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद एक और वर्ग है जिसे कहते हैं दलित वर्ग। दलित वर्ग तो देखो इनके पास फैसिलिटीज थोड़ी बहुत तो होती है लेकिन इन्हें कई सारी चीजों से वंचित रखा जाता है ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति वो इनको अपने बराबर ना आने दे। जैसे मान के चलो जितने भी बड़े घराने के या अमीर घराने के लोग होते हैं वो दलित वर्गों को हमेशा अपने अंडर रखते हैं ताकि उन लोगों से काम करवाए और उन्हें अपने बराबर ना आने दे। अब हम बात करेंगे वर्ग पर मार्क्स के विचार। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने वर्ग पर अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहली चीज, वर्ग जो है हमारी तरह ही हर कह सकते हैं देश में है, तो इसके ऊपर कार्ल मार्क्स के क्या विचार है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पूंजीपति वर्ग। वो कहते हैं समाज में पहला वर्ग वो वर्ग होता है जिसे पूंजीपति वर्ग कहा जाता है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाता है अमीर वर्ग। तो मतलब ये ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा है, धन है और समाज में हमेशा आगे बढ़ने का इसे क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा मौका मिल रहा है।
दूसरा वर्ग है जिसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग मतलब हर चीज से कह सकते हैं हारा हुआ, परेशान, ताकि लोगों को आगे बढ़ने का मौका ना मिले, उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े। एक तरह से इसे निम्न वर्ग की संज्ञा दी गई है। बस कार्ल मार्क्स ने अपने शब्दों में इसे क्या किया है, प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष जो है वो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। जितने भी गरीब वर्ग हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा, और जब वो स्वयं के लिए प्रयास करेंगे तभी जाकर वो अमीरों के बराबर आ सकेंगे। और जब वो अमीरों के बराबर आ जाएंगे तो ये जो वर्ग संघर्ष है, यानी जो समाज बटा हुआ, ये पूरा समाज क्या हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्गहीन समाज। इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब जो निम्न वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग के खिलाफ क्रांति करेगा। अर्थात हमने ये देखा कि जो निचली जाति के या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अगर ऊंची जाति के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे, क्रांति नहीं करेंगे, तब तक वो उनके बराबर नहीं आ सकते। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो एक ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें कोई भी किसी को क्या नहीं करेगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि सभी क्या होंगे, एक बराबर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ग पर वेबर के विचार। कार्ल मार्क्स ने भी अपने विचार दिए, ऐसे ही वेबर ने भी दिए। ये आपके इंडिविजुअली क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में भी याद रखना। तो वेबर ने भी वर्ग पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उसने भी समाज को अनेक भागों में क्या किया है, विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि मालिक वर्ग। ऐसा व्यक्ति जिसे हम जमींदार कहते हैं, जिसके पास जमीनें हैं और ये लोगों से कर लेकर या फिर अपनी जमीनों को किराए पर देकर उनसे क्या वसूल रहे हैं, किराया वसूल रहा है, और इसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरा वर्ग है जिसे कहते हैं पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग हमेशा अमीर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं गरीब लोगों को ब्याज पर पैसा देते हैं और उनसे समय अनुसार क्या करते हैं, ब्याज के साथ कह सकते हैं ब्याज का पैसा वापस भी लेंगे और उसके साथ साथ कह सकते हैं इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ये सारे के सारे जो पूंजीपति होते हैं वो गरीबों पर क्या कर रहे हैं, अपना शोषण कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट वर्ग है जिसे हम कहते हैं मध्यम वर्ग। जो मध्यम वर्ग है जिसे हम मिडिल क्लास के नाम से जानते हैं। मिडिल क्लास में हमेशा आपको मैंने बताया था शिक्षक, वकील या डॉक्टर हो गया, ये सब जो है मिडिल क्लास में आते हैं और ये भी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। इन्हें भी हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने का संपूर्ण अवसर प्राप्त कई बार नहीं हो पाता। अगला है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग वो वर्ग होता है जिसे हम मजदूर कहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम शब्दों का खेल है। शब्द बदल दोगे, वही कुछ विचार कह सकते हैं कार्ल मार्क्स ने बोले, और वही कुछ कह सकते हैं विचार किसने बोले, वेबर ने बोले। बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। तो श्रमिक वर्ग कौन होता है, मजदूर वर्ग, जो ब्याज पर पैसा लेकर या फिर कृषि करके अपनी जिंदगी बिता रहा है, राज्य को समय समय अनुसार क्या दे रहा है, कर दे रहा है। अगला है वर्ग संघर्ष। वेबर ने भी यही बताया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें अपने लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी और पूंजीपतियों के खिलाफ हमेशा क्या करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, तब जाकर एक वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। अब बात करेंगे वर्ग पर वेबलन के विचार। वेबलन भी एक विचारक है, फिलोसोफर है, उन्होंने भी अपने यहाँ पर थॉट्स प्रस्तुत किए। ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग आएंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले वर्ग की परिभाषा। उन्होंने भी वर्ग की परिभाषा दी है। वर्ग को अनेक भागों में बांटा गया है, ठीक है, आर्थिक आधार पे भी हो सकता है, सामाजिक आधार पे भी हो सकता है। तो वर्ग को बांटने के पश्चात उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला, वर्ग के प्रकार। उन्होंने क्या बताया, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग क्या होता है, हमेशा कंज्यूम, उपभोग करने वाला वर्ग। पैसा है, संपत्ति है, लोगों को कर देंगे, लोगों को कर्जा देंगे और इसके साथ साथ उनसे क्या वसूलेंगे, पैसा वसूलेंगे और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जिएंगे। दूसरा है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग क्या है, जो हमेशा पिसता रहता है, मजदूर हो गया, किसान हो गया, ये सब पिसते रहते हैं। और तीसरा है वर्ग और उपभोग। किसान, मजदूर, ये सारे काम करते हैं और इन लोगों के लिए क्या करते हैं, उत्पादन तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति हैं, जैसे कि अमीर वर्ग हो गए, मध्यम वर्ग के लोग हो गए, ये हमेशा उन चीजों का उपभोग करते हैं। रहना है इन्हें, उनके ऊपर ये निर्भर, लेकिन फिर भी समाज में पैसा होने के कारण उनका रुतबा क्या होता है, अधिक होता है। वर्ग और प्रदर्शन, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो भी वर्ग है उसके ऊपर उन्होंने ये बोला है कि जो निचली जाति या फिर निचले वर्ग हैं उनको समाज में एक बराबर अगर आना है
तो अन्य लोगों के साथ क्रांति करनी पड़ेगी तभी जाकर। तीनों ने यही चीज बताई है कि निम्न वर्ग को ऊपर उठने के लिए हमेशा क्या करनी पड़ती है, क्रांति करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब लास्ट है जिसे हम कहते हैं वर्ग पर वार्नर के विचार। तो तीनों विचारक ने अपने विचार प्रस्तुत किए, वार्नर ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। किस पे? वर्ग पे। सबसे पहला जिसे कहते हैं उच्च वर्ग, आपको सेम चीज बतानी है। अमीर वर्ग है, पैसा बहुत है, निम्न वर्गों को ब्याज पे पैसा देता है और अनेक ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताता है। नेक्स्ट है जिसे कहते हैं उच्च मध्यम वर्ग, ये वो है जो मध्यम और उच्च के बीच में है, अर्थात इनके पास पैसा है जो मध्यम वर्ग से ज्यादा है और उच्च वर्ग के बराबर नहीं है, इस वजह से इसे उच्च मध्यम वर्ग कहा जाता है। लेकिन ये भी अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से व्यतीत करते हैं। तीसरा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग में मिडिल क्लास हो गए, खुद का घर होगा, सारी फैसिलिटीज होंगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चौथा है निम्न मध्यम वर्ग। निम्न मध्यम वर्ग वो होता है जिनके पास खुद का घर होता है, छोटे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, अपनी नीतियां चला रहे हैं, लेकिन कहीं भी काम करने जाते हैं तो हर चीज करने से पहले इन्हें 10 बार क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, क्योंकि पैसों की क्या होती है, कमी होती है। निम्न वर्ग गरीब है, हमेशा समाज में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और लास्ट है सबसे निम्न वर्ग, इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता, खाने के लिए चीजें नहीं होती, तो ये सारी चीजें इनके सामने क्या होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतों में होती है। अब हमारा ये पार्ट भी खत्म हो चुका है। इसी यूनिट का तीसरा पार्ट है जिसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या है, अर्थात पितृसत्ता, पिता की सत्ता। जैसे पहले के टाइम से ये नीति चली आ रही है कि घर के अंतर्गत जो भी पुरुष सबसे बड़ा होगा उसके पास सारे के सारे अधिकार, सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो पिता की मृत्यु के पश्चात अथवा पिता के पश्चात उसकी सारी जिम्मेदारी और सारी संपत्ति पर सभी पुत्रों का समान अधिकार होगा, परंतु जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, उसको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, उसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां और अधिकार मिलेंगे, क्योंकि वो घर में क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। पहला प्रश्न है पितृसत्ता की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, यानी कि जो पितृसत्ता है वो क्या है, इसकी क्या जरूरत है। तो पितृसत्ता के बारे में मैंने आपको बता दिया, पिता की सत्ता अर्थात सारे के सारे अधिकार, सारी की सारी जिम्मेदारियां पिता के पास होगी और उसके बाद उसके बड़े बेटे को मिलेगी। अब बात करते हैं उत्तर की तरफ। प्रारंभिक समाज में लिंग संबंध, महिलाएं थी, उन्हें घर का काम करने के लिए दिया गया था, उन्हें बच्चे संभालने के लिए, घर का काम, ये सब था, ठीक है। लेकिन जो पुरुष थे वो कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे, ये सारे बाहर के कार्य किसके थे, पुरुष के थे। अब बात सेकंड पॉइंट है कृषि की शुरुआत और पितृसत्तात्मक का उदय। यानी कृषि की शुरुआत में अगर देखा जाए तो महिलाओं को छोटे मोटे कार्य दिए गए थे, जैसे बीज डालना या धान रुपाई करना, ठीक है, ये सारे छोटे मोटे कार्य। लेकिन जो हल चलाना, खेत जोतना, खेत को पूरा का पूरा जो भी मेन कार्य होते हैं वो सारे किसके होते थे, पुरुष के होते थे। अगला पॉइंट है संपत्ति और उत्तराधिकार। संपत्ति पर केवल पुरुष का अधिकार था और महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता था। महिला इसमें अपनी भी क्या नहीं निभा सकती, अपनी भूमिका नहीं निभा सकती थी, ना ही वो अधिकार की मांग कर सकती थी। चौथा पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक संबंधों का प्रभाव, यानी जो धार्मिक जो नियम थे, पुरुष जो महिला थी दोनों को अपने इच्छा अनुसार अपना धर्म मानने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो उनकी विरासत में धर्म चला आ रहा है उन्हें उन्हीं को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक समय में पितृसत्ता। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पितृसत्ता बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति पर पिता अपनी इच्छा अनुसार अपने बेटे अथवा अपनी बेटी दोनों को क्या कर सकता है, संपत्ति संपूर्ण मात्रा में बांट सकता है। जो पितृसत्ता की विशेषताएं, सबसे पहला है जिसे कहते हैं पिता की प्रधानता। हर प्रकार के कार्य में पिता की प्रधानता होगी, पिता सर्वोपरि होगा और उसकी सारी जिम्मेदारियां वर्तमान समय में देखा जाए तो घर के बड़े बेटे को दे दी जाएगी। ये पहले पॉइंट के अंतर्गत है। दूसरा है पिता की आर्थिक शक्ति, यानी जितने भी आर्थिक आधार पर जो भी डिसीजन होंगे, जो भी निर्णय होंगे, उसमें सारा का सारा जो कह सकते हैं सबसे बड़ा रोल किसका होगा, पिता का होगा। तीसरा है पिता की सामाजिक शक्ति। पिता की सामाजिक शक्ति के अंतर्गत ये बताया गया है कि पिता पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा, ये उसकी क्या मानी गई है, जिम्मेदारी मानी गई है। चौथा पॉइंट है जिसे कहते हैं पिता की धार्मिक शक्ति। उनके पुत्रों को, उनकी पुत्रियों को कौन सा धर्म चुनना है, कौन सा धर्म नहीं चुनना है, इस सब पे भी अधिकार किसका है, पिता का अधिकार है। पांचवा है जिसे कहते हैं शिक्षा शक्ति।
अर्थात पिता के पास ये अधिकार है कि वह अपने पुत्रों और पुत्रियों को किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त प्रदान करना चाहता है, ये उसके पास संपूर्ण मात्रा में क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है पिता की निर्णय लेने की शक्ति। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या किसी भी आधार के जो भी छोटे से लेकर बड़े तक निर्णय होंगे वो सब किसको दिए गए अधिकार, पिता को दिए गए हैं। लास्ट पॉइंट है आपका पिता की जिम्मेदारी। हर प्रकार के कार्य में पिता की जिम्मेदारी होती है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक या कह सकते हैं देश घर या कह सकते हैं घर के विकास संबंधित कार्यों में किसकी जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पिता सत्ता की प्रथा से उत्पन्न होने वाली विशेषताएं। अगर पिता की सत्ता से जो उत्पन्न होने वाली विशेषताएं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिसे कहते हैं लिंग आधारित भूमिकाएं। जो महिलाएं हैं उन्हें घर का काम करने की अनुमति दी जाएगी, घर संभालना है, बच्चे पालने, और उसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। पुरुष जो है सारे के सारे बाहर के कार्य हो गए। नंबर 2, पुरुष प्रधानता। हर चीज में पुरुष की प्रधानता होगी, पुरुष सर्वोपरि होगा, वो सारे के सारे डिसीजन लेगा, ये सारी जिम्मेदारी उसकी। नंबर 3, महिलाओं का दमन। महिलाओं को आगे बढ़ने का बिल्कुल अवसर नहीं दिया गया है, उन्हें हमेशा दबाया गया है, उन्हें हमेशा पीड़ित रखा गया है, उन्हें मारा गया है, घरेलू हिंसा उनके साथ हुई है, इस वजह से उनका हमेशा क्या हुआ है, दमन हुआ है। नंबर 4, संपत्ति और उत्तराधिकार। पुरुष के पास सारे के सारे संपत्ति और उत्तराधिकार के कह सकते हैं अधिकार होते थे और महिला के पास बिल्कुल भी नहीं होते थे। महिला अपने पिता की संपत्ति पर ना तो भागीदारी कर सकती है, ना ही उसकी मांग कर सकती है। नंबर 5, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव। यानी पुरुष को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, उसको अच्छा काम मिल रहा है, और वही महिला को अगर बड़ी मुश्किल से शिक्षा प्राप्त भी हो गई तो उसके बाद उसे काम में क्या किया जा रहा है, उसे कम पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये भेदभाव निरंतर रूप से क्या हो रहा है, चला आ रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा के अंतर्गत साफ तौर पे ये बताया गया कि जो महिलाएं हैं उनको जो पति होते हैं वो दारू पीने के बाद या किसी परेशानी के कारण या किसी भी वजह से क्या करते हैं, अपनी पत्नियों पे गुस्सा उतारते हैं। इसे घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस का नाम दिया जाता है, जिसके खिलाफ आज के टाइम पर ये महिलाएं क्या कर सकती है, न्यायालय में जाके अपील कर सकती है और अपने पति से क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकती है। और जो अगला पॉइंट है जिसे कहते हैं लिंग आधारित अपराध। अब महिलाओं के साथ बहुत सारे अपराध होते थे, जैसे भ्रूण हत्या हो गया, पैदा होने से पहले ही मार देना, ठीक है, या फिर आपका बलात्कार होते हैं उनके साथ, और उन्हें दहेज नहीं देने पर उन्हें क्या कर दिया जाता था, घर से भगा दिया जाता था या मार दिया जाता था। ये सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है ये किसे फेस करनी पड़ती है, महिलाओं को। बात करते हैं इसी के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया, यानी पितृसत्ता समाज में नारीवाद। नारीवाद का मतलब फेमिनिज्म होता है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने की क्या की गई, कोशिश। अभी तक आपने जो पढ़ा वो महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार और भेदभाव के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहला है जिसे कहते हैं उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद, जो जॉन स्टुअर्ट मिल थे उन्होंने इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने उन महिलाओं को इसमें संबोधित किया जिन्होंने सबसे पहले अपने अधिकार के लिए क्या की, मांग उठाने की कोशिश की। क्योंकि वो सारी की सारी महिलाएं जो थी, अगर वो आवाज नहीं उठाती तो आज के टाइम में जितनी भी महिलाएं उन्हें बिल्कुल भी क्या नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता। नंबर 2, मार्क्सवादी समाजवादी नारीवादी। मार्क्सवादी समाजवादी नारीवादी का मतलब क्या है, जो महिलाएं हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, समाज में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, इस वजह से उन महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, ताकि समाज में वह पुरुषों के समान रहकर क्या कर सके, कंधे से कंधा मिला सके। और इसमें यह भी बताया गया है कि ये सारे के सारे जो महिलाएं होती है इन्हें अत्याचारों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, परंतु ये घर से बाहर जाके कार्य तो कर नहीं सकती। इस वजह से इन्हें पुरुषों की आमदनी पर निर्भर रहना पड़ता है और पुरुष इस चीज का फायदा उठाते हैं कि तू मेरे ऊपर पल रही है, तू, मैंने तेरे को पाला है, मैं तेरे साथ जो मर्जी कर सकता हूं। तो इस वजह से महिलाओं को हमेशा क्या करना पड़ता है, दब के रहना पड़ता है। तो इस चीज को समाप्त करने की क्या की गई है, कोशिश की गई है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं रूढ़िवादी नारीवादी। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जब वो आगे बढ़ेगी तो अपने आप को आगे लेके आएंगी। आजकल देखा जाए तो हर जगह पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे पदों पर महिलाएं आसीन होती जा रही है, मतलब महिलाएं बैठ रही है। हमारे देश के सबसे बड़े पद पे अगर देखा जाए तो एक महिला ही आसीन है, जिसे हम द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं। अब ये जो है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का सबसे सफल प्रयास किया गया है। तो ये सबसे बड़ी क्या है, इसकी उपलब्धि है। अब बात करते हैं
नारीवादी जो है इनके कुछ उद्देश्य हैं और ये क्यों आंदोलन करते हैं उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसे हम कहते हैं महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। जो भी महिलाओं के अधिकार है उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। यदि वह आगे बढ़ने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी तो समाज में हमेशा दब के उन्हें क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो इसीलिए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की गई है और उनके लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। नंबर 2, पितृसत्ता की संरचनाओं को चुनौती देना। पितृसत्ता में साफ तौर पर बताया गया पिता की संपत्ति उसके बाद उसके बड़े बेटे को दी जाएगी, परंतु नहीं। प्राचीन काल में भी प्रभावती गुप्त ऐसी स्त्री थी जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी जिसने साम्राज्य को चलाया था। सेम ऐसे ही आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी महिलाएं इतनी काबिल है कि वह इस चुनौती का सामना कर सकती है और पिता से अपने अधिकारों की मांग कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का सशक्तिकरण इस हद तक बढ़ना चाहिए कि वह अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती तो फिर उनके लिए कोई और आवाज नहीं उठाएगा। यानी अर्थात सभी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पितृसत्ता को नारीवादी चुनौती। अर्थात पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता का मतलब पिता की सत्ता है और उसके ऊपर महिला का भी संपूर्ण अधिकार है क्योंकि वो भी अपने पिता की पुत्री है। और इस वजह से पिता के पास ये अधिकार होता है कि आज के टाइम पर भी वो देखा जाए तो पिता क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी सारी संपत्ति सभी में क्या कर देता है, समान रूप से बांट देता है। अब बात करते हैं नारीवादी चुनौती के मुख्य बिंदु। महिलाओं के अधिकारों की मांग। अभी बताया था मैंने आपको, महिलाओं ने जो अपने अधिकारों की मांग कर रखी है उन अधिकारों की मांगों पे उन्हें अमल लाना चाहिए और हमेशा इस मांग से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नंबर 2, पितृसत्ता की मूल्यों की आलोचना। पितृसत्ता में हमेशा पुरुषों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई परंतु महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का इसमें प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 3, महिलाओं की स्वतंत्रता की मांग। महिला अगर अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं करती तो समाज में आगे नहीं बढ़ पाएगी और इसीलिए उसे अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी और अपने लिए आजादी के लिए अनेक प्रयास करने पड़ेंगे ताकि समाज में सबके बराबर आ सके। अगला है पितृसत्ता की संरचनाओं को चुनौती देना। पितृसत्ता की संरचना मतलब जो पुरुष के ऊपर सारे अधिकार दिए गए हैं कि महिला घर का काम करेगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। लेकिन आज का टाइम में ऐसा नहीं होता है। वर्तमान समय में हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है, हर महिला काम कर सकती है, बड़े बड़े पद पर आसीन हो सकती है। यहाँ तक कि वो महिला इतनी काबिल है आज के टाइम पर कि वो पूरे के पूरे घर को भी चला सकती है। तो ये महिलाओं को आगे बढ़ाने का सफल प्रयास किया गया है। नारीवादी चुनौती के परिणाम। सबसे पहला, महिलाओं के अधिकारों में सुधार। जो भी महिलाओं के अधिकार थे उसमें सुधार हुआ है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है और समाज में वो सबके बराबर आ गई है। नेक्स्ट है पितृसत्ता में मूल्यों में परिवर्तन। पहले पुरुषों को ही सारे अधिकार मिलते थे लेकिन आज के टाइम में महिलाओं को भी संपूर्ण मात्रा में क्या मिल रहे हैं, अधिकार मिल रहे हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता में वृद्धि। महिला को कहीं भी स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार दिया गया है, वह अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। और लास्ट पॉइंट है पितृसत्ता की संरचनाओं में परिवर्तन। पिता की जो सत्ता है उसके जो भी पॉइंट्स हैं, तर्क हैं, उसमें सुधार हुआ है और हर महिला को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिला है, मौका मिला है। तो ये आपका पितृसत्ता और नारीवाद के ऊपर था। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। अब ये यूनिट हमारा खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। यूनिट 5 है जिसका पार्ट 1 है सेकुलरवाद पर विचार विमर्श। सेकुलरवाद का मतलब क्या है, इसको पढ़ने से पहले हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकुलरवाद के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में बात कीजिए। तो सेम ही चीज आ गई, सेकुलरवाद है क्या। सेकुलरवाद का मतलब ये होता है जिसे हम धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इसमें जो सरकार होती है वो धर्म का बिल्कुल भी क्या नहीं करती, पक्ष नहीं लेती। तो हमें इसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैं आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा, ध्यान देना। नंबर 1, धर्म और राज्य का अलगाव। एक जो राज्य होता है, राष्ट्र होता है, राज्य राष्ट्र कुछ भी कह लो, राज्य छोटे लेवल पे होगा, राष्ट्र बड़े लेवल पे होगा। तो जो राज्य होता है और जो राष्ट्र होता है इसमें साफ तौर पे बताया गया है राज्य के अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मानने का संपूर्ण अधिकार दिया गया है और यदि वह इन अधिकारों के तहत अपना जीवन बिताना चाहता है तो उसे पूरा का पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो ये होता है राज्य और धर्म का अलगाव। अर्थात जो हमारा देश है, हमारा राज्य है, वो हमारे धर्म को हमसे जबरदस्ती नहीं छीनेगा। नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता। भारत में रहने वाले हर नागरिक के पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
वह अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सकता है, किसी दूसरे का धर्म मान सकता है या किसी भी धर्म को नहीं मान सकता, यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, समानता और न्याय। इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो सभी के लिए बराबर रूप से लेगी और किसी एक धर्म के समुदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगी। यदि वह ऐसा करती है तो समाज में असमानता फैलती है और इस असमानता को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे और इसीलिए इसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। लोकतंत्र और मानवाधिकार, अर्थात सेकुलर स्टेट में, यानी कि जो सेकुलर राज्य होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, उसमें हर व्यक्ति को एक समान अवसर मिलना चाहिए और एक समान अवसर मिलने के साथ उनके मानवाधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। मानव के पास खुद का अधिकार होना चाहिए, वे अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सके, यही चीज इसमें बताई गई है। भारतीय संविधान तथा सेकुलर राज्य, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में क्या क्या बताया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है और उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक साफ तौर पर बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। पहला है अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में रहने वाला हर नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपना धर्म मान सकता है, किसी दूसरे का धर्म मान सकता है या किसी भी धर्म को नहीं मान सकता, ये उसके पास अधिकार है। अनुच्छेद 26, धार्मिक संगठनों की स्वतंत्रता। मैं भारत का नागरिक हूं, आप सब भारत के नागरिक हो, तो आपको भी धार्मिक संगठन बनाने का पूर्ण रूप से क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है और आप अपने धार्मिक संगठन को बना भी सकते हो, उसका विस्तार भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, बस आप भारतीय नियमों का पालन करोगे। नंबर 3, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। मैं अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार कर सकता हूं, हर व्यक्ति अपने धर्म की शिक्षा का प्रचार कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार की क्या नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी। नंबर 4, राज्य की तटस्थता अर्थात दूरी। अनुच्छेद 28 के तहत साफ तौर पर बताया गया है राज्य आपके धर्म में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगा, बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगा और अगर वह ऐसा करता है तो वह किसी एक धर्म का क्या कर रहा है, पक्ष ले रहा है। जबकि सरकार के पद पर रहते हुए किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर किसी भी सरकार के राजनेता को किसी भी एक धर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। 5th यूनिट का चैप्टर 1 खत्म हो चुका है। 5th यूनिट का चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं सांप्रदायिकता पर विचार विमर्श। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है, आप सबने सेकुलर बात पढ़ा, जैसे हम कहते हैं राज्य और धर्म की दूरी। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म आधारित दंगे, यानी लोग धर्म को लेकर आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई या ईसाई मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू पारसी जैनी, आपस में ये सब लड़ेंगे, इसी को कहते हैं सांप्रदायिकता, धर्म आधारित दंगे। इसके बारे में बात करते हैं। उपनिवेशवाद और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये दो क्वेश्चन का मिश्रण है। सबसे पहले उपनिवेशवाद के बारे में बात करते हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी शासक देश किसी गुलाम देश पर अपना राज करता है, तो जो देश गुलाम है उसे उपनिवेश कहते हैं और उसी गुलाम देश पर शासक देश द्वारा चलाई जाने वाली नीति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। अर्थात उदाहरण स्वरूप आप मान के चलो, जैसे अंग्रेज शासक देश है, यानी कि जो ब्रिटेन है उसे हम शासक देश की संज्ञा देते हैं, भारत गुलाम देश, तो अंग्रेजों ने जो नीति भारत के ऊपर चलाई उस नीति को उपनिवेशवाद कहा जाएगा और उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बहुत आसान है, साधारण है, ध्यान से सुनना। अब देखो, तो चलिए स्टूडेंट, अब सांप्रदायिकता के कारणों की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिकता के कारण क्या है, सांप्रदायिकता मतलब धर्मों के बीच की लड़ाई, तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मुसलमानों में पृथक की भावना, अर्थात प्राचीन काल से ही देखा जा रहा है कि हिंदुओं की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुसलमानों की संख्या उसके बाद आती है। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमान ऐसा मानते हैं, कुछ मुसलमान समुदाय, सारे नहीं, कुछ मुसलमान समुदाय ऐसा मानते हैं कि सारे के सारे जो फैसले हैं वो हिंदू पक्ष में लिए जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए सारी चीजें हो रही है। तो इस कारण सन 1947 से पहले बहुत सारे मुसलमानों ने अलग राष्ट्र की मांग की और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ऐसे ही हमारे देश में आज भी कई सारे ऐसे मुसलमान हैं जो क्या कर रहे हैं, अलग देश की मांग कर रहे हैं और इस कारण क्या होता है, देश में दंगे जैसी स्थिति हो जाती है। इसी को सांप्रदायिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन। लोगों को पता ही नहीं है धर्म क्या है, देश क्या है, सिर्फ उन्हें इतना पता है कि हाँ भाई हमें अलग देश चाहिए।
अब देखो तुम अलग देश की मांग कर रहे हो, लेकिन उसके लिए कोई वैलिड रीजन भी होना चाहिए। अगर भारत जैसे देश में आपको सारी सुविधाएं और सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो रही, तब जाकर आप मांग कर सकते हो। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो भी अगर आप मांग करते हो तो इसका मतलब आप अशिक्षित हो। इस कारण जो मुसलमान समुदाय है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं और जो अशिक्षित होते हैं, वो क्या करते हैं, अलग होने की मांग करते हैं। इस कारण भी कई बार क्या होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाकिस्तानी प्रचार। पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो हमारे देश में आते हैं, आके आतंक फैलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने कब देखा, जब कह सकते हैं 22 अप्रैल 2025 को कुछ आतंकवादी कह सकते हैं भारत में आए और भारत के कश्मीर के पहलगाम जैसे क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया, लोगों को धर्म के नाम पर मारा। ये भी तो सांप्रदायिकता है। अगर आप किसी व्यक्ति को धर्म के नाम पे मार रहे हो, उन्हें कैसे मारा गया, उन्हें बोला गया कि भाई तुम कौन से धर्म के हो, तुम मुस्लिम हो तो बच गए, तुम हिंदू हो तो तुम्हें उसी टाइम क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ऐसे ही करके हमारे बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर दिया गया था, मार दिया गया था। यह भी सांप्रदायिकता का एक कारण है। नेक्स्ट है आपका सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, यानी जब धर्म आधारित दंगे होते हैं तो इसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं। पहला, राष्ट्रीय एकता को खतरा। आपका देश कभी भी एक नहीं हो सकता। अगर आपके देश में धर्म के आधार पर दंगे हो रहे हैं तो आपका देश कभी एक नहीं हो सकता, वो कभी भी टूट सकता है। तो ये सांप्रदायिकता का सबसे पहला दुष्परिणाम है। नंबर 2 की तरफ चलते हैं, राजनीतिक अस्थिरता। अब कुछ लोग ऐसे समुदाय होते हैं जो कह सकते हैं अलग धर्म के हैं, अगर उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है तो देश में वो क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टी का स्वरूप लेते हैं। अर्थात एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पार्टी बनाने के बाद अपने मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे चल के क्या होता है, कई बार वो अपने क्षेत्र को अलग करने की मांग भी कर देते हैं। ऐसा ही भारत के साथ हुआ था जब 1906 में मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बनी थी। मुसलमानों का नेतृत्व करने वाली मुस्लिम लीग ने आगे चल के 1947 तक आते आते अलग देश की मांग कर दी, और इस कारण पाकिस्तान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तीसरा पॉइंट है आपका दंगे और हिंसा। जब भी सांप्रदायिकता होती है, सांप्रदायिकता के कारण दंगे जरूर होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को मार रहा है, दूसरा तीसरे धर्म के, तीसरा चौथे को, ऐसे करके आपस में सब क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये सारे वो व्यक्ति हैं जो आपस में क्या करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ये भी सांप्रदायिकता का क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 4 है आर्थिक नुकसान। अब देखो, चाहे हिंदू पक्ष के लोग हो, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, आर्थिक नफा नुकसान तो दोनों का बराबर है। अर्थात तुम भी दंगे कर रहे हो, हम भी दंगे कर रहे हैं, और आपस में जब लड़ेंगे तो लड़ने के बाद क्या होगा, आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो इस कारण ये भी एक कह सकते हैं दुष्परिणाम है। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय, यानी ये जो सांप्रदायिकता है, धर्म आधारित दंगे, इसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहला, शिक्षा और जागरूकता। शिक्षा को इतने बड़े स्तर पर लेकर जाओ, लोगों को इतना ज्यादा जागरूक करो कि धर्म के आधार पर लड़ना बुरी बात है। और अगर आपने अपने देश के अंदर ये चीज कायम कर ली, आपका देश कभी भी नहीं टूटेगा, आपका देश अखंड बना रहेगा। तो इसीलिए भारत ने भी अपने हर एक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराने का संपूर्ण प्रयास किया है। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक विकास। जब लोगों को धार्मिक मुद्दों से हटा के समाज के बारे में बताया जाएगा कि हम सब एक ही समाज के लोग हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए स्वयं के लिए एफर्ट करना चाहिए, हमें ही आगे बढ़ना चाहिए, तो धर्म आधारित जो दंगे होंगे वो धीरे धीरे करके क्या होंगे, कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी। अब ये सबसे मेन चीज है कि जो राजनीतिक दल है, कई बार उन्हें भी इस चीज के लिए एक्शन लेना पड़ता है। मान के चलो, अगर कोई पार्टी सरकार में आ जाती है तो सरकार में आने के बाद वो हर एक संप्रदाय को बराबर का अधिकार देगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए राजनीतिक पार्टियों का भी ये सोच विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश में अगर दंगे नहीं करने हैं तो उन्हें हर एक पक्ष को साथ लेकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है कानूनी कार्यवाही। जब कभी ऐसे कुछ व्यक्ति या ऐसे कुछ व्यक्तियों का समूह क्या करता है, दंगे फसाद करता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और कार्रवाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपको उन्हें बस थोड़ा सा कह सकते हैं कंपनसेशन ले लिया और छोड़ दिया, नहीं, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करो, मारो, क्योंकि देश के लिए अखंडता है वो, क्योंकि वो देश को तोड़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए सांप्रदायिकता में हमेशा जो व्यक्ति धर्म आधारित दंगे करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
अब ये यूनिट भी हमारा खत्म हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 6 के बारे में बात करते हैं, दल और दलीय व्यवस्था। दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, इसके बारे में बात करेंगे। और राजनीतिक दलों की व्यवस्था क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। प्रश्न की तरफ चलते हैं समय न व्यर्थ करते हुए। भारत में क्षेत्रीय दल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्षेत्रीय दल को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए क्षेत्रीय दल होते क्या है। क्षेत्रीय दल पर्टिकुलरली एक क्षेत्र के होते हैं, यानी वो किसी एक स्थान के होंगे और फिर धीरे धीरे करके अपनी नीतियां बढ़ाते हैं, अपने आप को ज्यादा ज्यादा अच्छा करते हैं। तो धीरे धीरे करके क्षेत्रीय दल से वह राज्य दल कहलाते हैं और राज्य दल से राष्ट्रीय दल कहलाते हैं। ऐसे ही एक पार्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। सन 2013 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में क्या किया, अनशन किया। अनशन करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा होकर क्या किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ उन्होंने ये देखा कि लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए उन्होंने आगे चल के क्या किया, एक पार्टी का निर्माण किया, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जो कह सकते हैं सन 2013 में निर्मित की गई थी और 2014 के चुनाव में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्हीं सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब तो राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। हम इसके बारे में ये बात करते हैं कि ये पार्टियां होती कैसे हैं और किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे पहला है क्षेत्रीय दल एवं सहयोग नीति। क्षेत्रीय दल वह दल होते हैं जो किसी एक राज्य के होते हैं और हमेशा उस राज्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और ये धीरे धीरे करके वहां के हर एक जरूरतमंद लोगों की सुनते हैं और सुनने के पश्चात वहां पे हर प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, भारत में क्षेत्रीय दलों की कुछ विशेषताएं। क्षेत्रीय दल की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला, क्षेत्रीय पहचान। क्षेत्रीय दल की अपनी क्षेत्रीय पहचान होती है, अर्थात वो अपने ही क्षेत्र में रहता है और अपने क्षेत्र में लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। और धीरे धीरे करके जब वो अपने वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने लगता है तो फिर धीरे धीरे करके अन्य लोगों के बीच में भी उसका प्रति विश्वास बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे करके वो राष्ट्रीय दल के रूप में आता है। जैसे आम आदमी पार्टी सन 2013 में जब बनी थी उसके बाद वो क्षेत्रीय दल कहलाई। धीरे धीरे करके वहां के लोगों का उन्होंने क्या किया, विश्वास जीता। और दिल्ली के लोगों का विश्वास जीतने के बाद अब वो पंजाब, गोवा, गुजरात जैसे इलाकों में भी सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। तो वो भी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मनोनीत किया गया है। और ऐसे ही अगर हम क्षेत्रीय दल के बारे में बात करें तो उसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में निचली जाति वाले लोगों को आगे बढ़ाने का हमेशा क्या करती है, प्रयत्न करती है। नंबर 2, पहचान आधारित राजनीति। अर्थात इसमें क्या होता है, एक क्षेत्रीय दल जो होता है वो केवल एक पहचान पर आधारित होता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी जो है वो मात्र दलितों के लिए बनाई गई है कि दलितों को ऊपर उठाने के लिए, दलितों को आगे बढ़ाने के लिए जिस पार्टी का निर्माण किया गया है उसे बहुजन समाज पार्टी कहा जाता है। और ये यूपी में है और यूपी में ये क्या कर रही है, वहां के दलितों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। नंबर 3, करिश्माई नेतृत्व। ये ऐसी पार्टियां होती हैं जो केवल अपने इलाके को उत्तम स्तर पर लाने की कोशिश करती है। अर्थात मान के चलो जैसे हमारा, आप सबने मूवीज वगैरह देखी होगी, कई सारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा होता है तो उनके अत्याचार को समाप्त करने के लिए एक हीरो आता है। ऐसे ही क्षेत्रीय दल में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 10 सालों के अंदर केजरीवाल एक करिश्माई नेता के रूप में उभर के आया, जिसने दिल्ली की हर एक परिस्थिति को बदलने का संपूर्ण प्रयास किया। तो यही करिश्माई नेतृत्व होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दलों के बारे में बात करते हैं। पहला है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। दूसरा है जिसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश में। तीसरा है समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में। चौथा है तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये कहां पर है, तेलंगाना में। और शिरोमणि अकाली दल, ये कहां पर है, पंजाब में। तो ये सारी कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टी जो केवल एक क्षेत्र की है और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है? बहुदलीय व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें एक दल ना होकर अनेक प्रकार के दलों को महत्वता दी जाती है। वहां 2 भी दल हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात 2 से ज्यादा जहां पे दल होते हैं उसे बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के लाभ।
सबसे पहला, विविधता और प्रतिनिधित्व। जब बहुत सारे दल होंगे तो हर एक व्यक्ति को यहाँ पर मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, और विविधता आएगी, यानी हर व्यक्ति के विचारों को बहुदलीय व्यवस्था में क्या किया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। कोई एक पार्टी या एक समुदाय अपनी चलाने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 2, प्रतिस्पर्धा और नवाचार। अर्थात साफ तौर पे ये बताया गया है कि बहुत सारी पार्टी होती है तो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसके नए विचार भी तो आते हैं ना। तो नवाचार का मतलब यही है, नए विचारों को महत्वता दी जाती है। नंबर 3, लोकतंत्र की मजबूती। जितने ज्यादा राजनीतिक दल होते जाते हैं उतनी ज्यादा लोकतंत्र में मजबूती आती है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी फैसला होगा वो जनता के लिए सर्वोपरि अच्छा होना चाहिए, और कोई भी दल उसको खत्म करने की कोशिश ना करे या जबरदस्ती किसी फैसले को लादने की कोशिश ना करे। नंबर 4, सरकार की जवाबदेही। जब ज्यादा पार्टियां हो जाती है तो सरकार की जवाबदेही बढ़ जाती है, अर्थात सरकार को हर एक पार्टी, हर एक व्यक्ति को संपूर्ण मात्रा में क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है, लाभ है। बहुदलीय व्यवस्था की कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहला, राजनीतिक अस्थिरता। बहुत सारे दल होते हैं तो कई बार पार्टी बनने तक में दिक्कत हो जाती है, मतलब कि कई सारी पार्टियां हैं, सरकार का गठन नहीं हो रहा है और देश को चलाने में भी बहुत ज्यादा क्या होती है, दिक्कतें होती है। नंबर 2, नीतियों की अनिश्चितता। जितने ज्यादा लोग होते हैं वो अलग अलग नीतियां जितने ज्यादा लोग होते हैं वो अलग अलग नीतियां लेके आते हैं, और उन सारी अलग अलग नीतियों के कारण ही क्या होता है, उन सारी अलग अलग नीतियों के कारण पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये दिक्कत होती है, बहुत सारी नीति आ गई, कौन सी नीति को माना जाए, कौन सी नीति को ना माना जाए, तो इसलिए बहुत सारी नीति आ जाती है, ये एक दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोट बैंक की राजनीति। बहुदलीय व्यवस्था में कई बार वोट बैंक की राजनीति होती है कि सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ वोट लेने से मतलब होता है, अर्थात सामने वाला जो कह सकते हैं व्यक्ति है, ये कोई भी समुदाय, कोई भी पार्टी है, वो क्या करती है, नियंत्रित रूप से लोगों को बोलती रहती है कि हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, पैसा भी खिला देती है, धर्म के नाम पर हो गया ये, जैसे किसी पार्टी ने मंदिर बनवा दिया, किसी पार्टी ने मस्जिद बनवा दी या चर्च बनवा दिया, तो ये वोट बैंक की राजनीति होती है, उन्हें सिर्फ किससे मतलब होता है, वोट से मतलब होता है। नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। जितनी ज्यादा पार्टी होती जाती है कई बार उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, एक दिक्कत का सवाल बना हुआ है। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक दल। किसमें? भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल है और लगभग इनकी संख्या 750 से ज्यादा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में अनेक क्षेत्रों पर अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों की महत्वता है, जिसमें क्षेत्रीय दल भी आते हैं, राष्ट्रीय दल भी आते हैं, और ये सभी मिलकर हमारे देश को चलाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल वह दल होते हैं जो एक राष्ट्र के होते हैं, और राष्ट्रीय दल होने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में होना चाहिए, या फिर उसे लोकसभा में कुछ सीटें प्राप्त होनी चाहिए, यानी अधिकतम मान लो 6 सीटों से अगर उन्हें ज्यादा सीटें प्राप्त होती है तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में मनोनीत है। अगला है जिसे कहते हैं राज्य दल। राज्य दल वह दल होते हैं जो राज्य के दल होते हैं, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी। तो ये किसी एक क्षेत्र के दल होते हैं, और ये जैसे आप मान के चलो श्रोमणी अकाली दल हो गया पंजाब में, ठीक है, या समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, ये कुछ ऐसे हैं जो किसी एक राज्य में स्थित है। अगला है जिसे कहते हैं पंजीकृत दल। पंजीकृत दल हमेशा क्षेत्रीय दल के रूप में उभर कर आते हैं, जिनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन मिला है, लेकिन वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो राज्य दल के रूप में उभर कर आए। नेक्स्ट है भारत में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दल, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसके अलावा कुछ हमारे देश में जो कह सकते हैं, ये तो है ही, और भी बहुत सारी है, लेकिन बात करते हैं कुछ राज्य दल है जिसे हम कहते हैं द्रविड़ मुनेत्र कशगम, ठीक है, ये अखिल भारतीय अन्ना मुनेत्र कशगम हो गया, तेलुगु देशम पार्टी हो गया, बीजू जनता दल हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो राज्य दल, ये कुछ ऐसे हैं जो राज्य दल के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये भी आपका यूनिट खत्म हो चुका है। चलते नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 7, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात अगर देखा जाए तो विकास की नीति किस प्रकार की थी, कौन कौन सी नीतियां चलाई गई, तो इसमें मुख्यतः हमें पंचवर्षीय योजना और योजना के बारे में बात करनी है।
अर्थात 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकास की परिभाषा तथा विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। विकास क्या होता है? विकास की परिभाषा की बात करते हैं। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब साफ तौर पे यहाँ देखा गया है कि आधुनिक और आधुनिक से भी आधुनिक होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अब बात करते हैं विकास के विभिन्न मॉडल। तो पहला है पारंपरिक विकास मॉडल, जो पहले के समय से चला आ रहा है, लोग उसी को मान रहे हैं, उसी के तहत नीतियां चला रहे हैं। लेकिन इस मॉडल को पूर्ण रूप से बदलना पड़ेगा यदि आपको देश को ऊंचाइयों के स्तर पर क्या करना है? लेकर जाना है। सेकंड पॉइंट है हमारा जिसे कहते हैं मानव विकास मॉडल। इस मॉडल के अंतर्गत मानव की सुविधाओं पर बल दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं हो गया, शिक्षा हो गया, परिवहन सुविधाएं हो गया। ये सारी सुविधाओं पर क्या किया जाता है? बल दिया जाता है। तीसरा है स्थायी विकास मॉडल। एक ऐसा मॉडल जिसमें विकास को इस तरीके से किया जाएगा कि हम भी करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का या हर एक प्रकार की चीजों का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेगी। समावेशी विकास मॉडल, इसके अंतर्गत जो है हर एक व्यक्ति को बराबर लाने की कोशिश की जाएगी, गरीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर व्यक्ति समाज में समान रूप से आगे बढ़ सके और एक बराबर आ सके। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने आजादी के पश्चात मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें उसने पूंजीवादी मॉडल और साम्यवादी मॉडल दोनों मॉडलों को अपनाने की क्या की कोशिश की, उसके बारे में बात करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला जिसे कहते हैं निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का समावेश, अर्थात भारत ने आजादी के पश्चात बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो प्राइवेट थी और कई सारी ऐसी कंपनी थी जो कह सकते हैं पब्लिक थी। तो भारत ने आधी कंपनियों को प्राइवेट रखा, निजी, और आधी कंपनियों को पब्लिक रखा, यानी सार्वजनिक। नंबर 2, सरकारी नियम और नियंत्रण, अर्थात साफ तौर पर यह बताया गया कि जितने भी सारे के सारे फैसले होंगे वो जनता की भलाई के लिए लिए जाएंगे और एक ऐसा फैसला होना चाहिए ताकि देश को आगे बढ़ाने में उसका सबसे बड़ा क्या हो? रोल हो। नंबर 3, निजी क्षेत्र में भूमिका, अर्थात प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश की गई, क्योंकि निजी क्षेत्र में ज्यादातर लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें सार्वजनिक स्तर पर ज्यादा मात्रा में बढ़ाने का क्या किया जा रहा था? प्रयास किया जा रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे थे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, उनको जुड़ने का मौका मिल रहा था। अर्थात पब्लिक सेक्टर में भी कंपनीज को खोला जा रहा था ताकि हर व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाए और निजी क्षेत्र में भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के फायदे, आर्थिक विकास, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति ने अपने को आर्थिक विकास के रूप में ढालने की कोशिश की, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हो, आर्थिक विकास तो हो रहा है ना। नंबर 2, रोजगार के अवसर, हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि जब निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां क्या करती हैं? अपनी वैकेंसीज निकालती है, तो हर एक निम्न स्तर के व्यक्ति को क्या मिलता है? मौका मिलता है रोजगार का। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कल्याण, अर्थात ये बताओ रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उन्हें नौकरियां प्रदान की जा रही है, इसके साथ साथ लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, सभी के बीच में असमानता खत्म की जा रही है। तो क्या हो रहा है? सार्वजनिक कल्याण ही तो हो रहा है ना, हर व्यक्ति को एक तरह से बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है बुनियादी ढांचे का विकास, अर्थात भारत में जो भी छोटी मोटी कह सकते हैं बुनियादी ढांचा था उसका क्या किया जाएगा? संपूर्ण मात्रा में विकास किया जाएगा, उसके बारे में भी हम क्या करते हैं? बात करते हैं। योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है? योजना क्या है? इसका संक्षिप्त विवरण क्या है? योजना, किसी भी कार्य को करने से पहले जो रूपरेखा तैयार की जाती है उसे क्या कहा जाता है? योजना कहा जाता है। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला योजना के प्रकार, दीर्घकालिक योजना। दीर्घकालिक योजना हमेशा जो होती है वो लंबे समय के लिए बनाई जाती है, जैसे 10 साल, 15 साल, 5 साल, ये दीर्घकालिक योजना होती है। नंबर 2, अल्पकालिक योजना। अल्पकालिक योजना वह योजना होती है जो मुख्यतः 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए होती है और इसमें भी कई सारे फैसले क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं। तीसरा है जिसे कहते हैं व्यवसायिक योजना। व्यवसायिक योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को व्यवसायिक रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि वो हर एक चीज को बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। और नेक्स्ट है जिसे कहते हैं व्यक्तिगत योजना। व्यक्तिगत योजना वह योजना होती है जो इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के लिए ली जाती है और उसी को यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है योजना में राज्य की भूमिका। योजना में राज्य की भूमिका क्या है? अर्थात जब भारत देश आजाद हुआ था तो उसने
कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं का सृजन किया था। उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से सुनना। योजना में राज्य के विभिन्न पहलू, अर्थात इसमें हम कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, नीति निर्माण। नीति निर्माण मतलब योजना के अंतर्गत अनेक प्रकार की ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता है ताकि राज्य का अधिक स्तर पर क्या किया जाए, भला किया जाए। नंबर 2, संसाधन जुटाना। संसाधन जुटाना अर्थात इसके बारे में साफ तौर पर यह बताया गया है कि हर व्यक्ति के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे ताकि देश में अधिक मात्रा में अधिक अच्छे से अच्छे कार्य को महत्वता दी जाए। नंबर 3, कार्यान्वयन। जो भी योजना बनाई गई है उस योजना को इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा, उसको कार्य में भी लाया जाएगा ताकि उस योजना का लाभ सभी को बराबर रूप में मिल सके। नंबर 4, मूल्यांकन। उस योजना की हमेशा जांच की जाती है, वो योजना कितने ज्यादा मात्रा में लाभकारी हो रही है, कितनी ज्यादा फायदेमंद है, उसके बारे में बताया जाता है। नंबर 5, निगरानी। उस योजना के बारे में हर प्रकार की निगरानी रखी जाती है ताकि वो योजना कभी भी किसी भी पल क्या ना हो, बर्बाद ना हो जाए, या फिर कह सकते हैं उससे किसी को नुकसान ना हो। तो इस वजह से हर चीज की निगरानी भी रखी जाती है। योजना में राज्य के कुछ लाभ है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, विकास की गति में वृद्धि, अर्थात योजना के माध्यम से हम बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर सकते हैं। नंबर 2, सामाजिक न्याय में वृद्धि, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि योजना के माध्यम से सामाजिक न्याय में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। हर व्यक्ति को समाज में एक बराबर लाने का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। नंबर 3 है आर्थिक विकास की बढ़ोतरी, अर्थात हर व्यक्ति को आर्थिक रूप में भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जब वो आर्थिक रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो धीरे धीरे करके वो हर प्रकार की परिस्थिति में क्या होगा, आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना वह योजना होती है जो 5 साल के लिए चलाई जाती है। भारत की आजादी के पश्चात सन 1951 में पहली बार क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना कृषि को लेकर थी 1951 से 1956। दूसरी थी 1956 से 61 जो उद्योगों पे थी। तीसरी थी 61 से 66, वो भी कृषि पे थी। तो 5-5 साल करके इन्होंने योजनाओं का सृजन किया, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य, कृषि का विकास, अर्थात हर व्यक्ति को कृषि करने का मौका मिलेगा और कृषि को बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय सरकार कृषि को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के जनता को अवसर उपलब्ध कराएगी। नंबर 2, आर्थिक विकास, अर्थात कृषि होगी तो लोगों का आर्थिक विकास होगा, और जब आर्थिक विकास होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। इस प्रकार हम बहुत ज्यादा मात्रा में ये कह सकते हैं कि लोग अधिक से अधिक मात्रा में देश को आर्थिक रूप में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, बुनियादी ढांचे का विकास। कृषि जो है वो हमारे देश की एक कह सकते हैं मूल जड़ है, क्योंकि आजादी से काफी टाइम पहले की बात करें तो 90% लोग जो है वो क्या करते थे, कृषि। तो इस कारण जो कृषि है वो मूल ढांचा है, उसको और ज्यादा विकसित करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। नंबर 4, सामाजिक कल्याण। पंचवर्षीय योजनाओं के तहत समाज का मुख्य तौर पर क्या किया गया, कल्याण किया गया, उसके बारे में भी इसमें बताया गया ताकि हर व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाने का अवसर मिले और एक बेहतर जीवन जीने का मौका मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सन 1956 में चलाई गई थी और ये केवल उद्योगों को लेकर थी, मतलब उद्योगों को किस प्रकार बढ़ाया जाएगा, फैक्ट्रियां हो गई, इन सबको किस प्रकार अच्छा किया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जिसे कहते हैं औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इस पंचवर्षीय योजना को केवल इसलिए बनाया गया था ताकि इस बार केवल उद्योगों पे फोकस किया जाएगा। फैक्ट्रियां हैं, छोटी से लेकर बड़ी, हर एक फैक्ट्री को आगे बढ़ाने का क्या दिया जाएगा, संपूर्ण अवसर दिया जाएगा। नंबर 2 है जिसे कहते हैं कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। अब देखो उद्योगों का तो विस्तार हो रहा है, लेकिन उद्योगों में काम जो होगा वो तो रॉ मटेरियल के कारण होगा, और जितना भी रॉ मटेरियल होता था वो कहाँ से, कृषि से उपलब्ध होता था। जैसे शुगर बनाने के लिए गन्ना हो गया, या फिर कह सकते हैं आपके सॉस बनाने के लिए टमाटर हो गए, और या फिर बिस्किट बनाने के लिए आटा वगैरह हो गया, वो गेहूं से बनेगा। तो ये सारी चीजें बताई गई कि उद्योगों का विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कृषि को भी महत्वता दी जा रही है। नंबर 3, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि हर एक समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और इसके साथ साथ वो जो सामाजिक न्याय है वो जनता की भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि जो भी फैसला लिया जा रहा है जनता के लिए लिया जा रहा है, और जनता संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने का क्या दिया जाएगा, संपूर्ण अवसर दिया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिल सके।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य कार्यक्रम, पहला जिसे कहते हैं भारी उद्योगों की स्थापना। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री लगाई, बहुत बड़ी बड़ी भारी जो कह सकते हैं उद्योग थे उनको स्थापित किया, जिसमें रेलवे की पटरी हो गई या फिर घर बनाने के लिए गार्डर हो गए, बड़े बड़े लोहे के खंभे हो गए, इन सबको बनाया गया। नंबर 2, कृषि उत्पादन में वृद्धि। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर कृषि को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की क्या की गई, कोशिश की गई। नंबर 3, सामाजिक न्याय कार्यक्रम। सामाजिक न्याय में यही चीज बताओगे, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, उनको और ज्यादा लाभ प्रदान करने की क्या की गई, कोशिश की गई। नंबर 4, शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्यक्रम। समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के कार्यक्रम भी लाए गए ताकि हर व्यक्ति समाज में अपने आप को समान रूप से आगे बढ़ा सके और अपनी नीतियों को लागू कर सके। बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की। जो पहली पंचवर्षीय योजना है सेम तृतीय पंचवर्षीय योजना है और इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में चलाई गई है, समय काल अलग है, मतलब टाइम पीरियड अलग है, बस और कुछ नहीं है। पहला कृषि विकास, कृषि को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी, कृषि को और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। आर्थिक विकास, ऐसे फैसले लिए जाएंगे ताकि लोगों का आर्थिक विकास हो सके। बुनियादी ढांचे का विकास, यानी जो भी बुनियादी ढांचा है उसका भी संपूर्ण मात्रा में क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। सामाजिक कल्याण, अर्थात जो भी फैसला लिया जा रहा है वह समाज के कल्याण के लिए लिया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। ये यूनिट भी आपका खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 8, सामाजिक आंदोलन, किसान मजदूर पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न की तरफ चलेंगे, कृषक आंदोलन से आप क्या समझते हैं। कृषक आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो कृषकों के द्वारा चलाए जाते हैं और ये कृषक अपनी अनेक प्रकार की मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला है जिसे कहते हैं कृषि संकट। आपने अनेकों बार देखा है कृषि कई बार संकटों से घिर जाती है और संकटों में घिरने के बाद जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या फिर कह सकते हैं सूखा पड़ गया या फसल अच्छी नहीं हुई, इस कारण क्या होता है, किसान जो होते हैं वो अपनी इनकम नहीं ले पाते या फिर अपनी आय को प्राप्त नहीं कर पाते। जब उपज नहीं होगी तो बेचने के लिए कुछ नहीं होगा, जब बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो घर में कुछ नहीं होगा, और जब घर में कुछ नहीं होगा तो इन किसानों को कर्जा वगैरह लेना पड़ेगा। और कर्जा लेने के चक्कर में क्या होता है, ये कर्जा लेके कार्य करते तो है, फिर उसे चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो धीरे धीरे करके ये मौत के शिकार बन जाते हैं। तो ये कई सारे ऐसी समस्याएं हैं कि जिस वजह से जो किसान है वो कई बार कृषि संकटों से क्या हो जाता है, गुजर जाता है। नंबर 2, भूमि अधिग्रहण। बहुत सारे जमींदार ऐसे करते हैं कि उनकी जमीनों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन बताता हूँ। सारे के सारे जो किसान होते हैं उनके पास जमीन तो होती है लेकिन खेती करने के लिए पैसा नहीं होता, पैसा वो जमींदार से जाके लेते हैं, और जब वो जमींदार से जाके पैसा लेते हैं और बोलते हैं कि उपज होने के पश्चात उसे क्या कर देंगे, चुका देंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है बाढ़ आ जाती है तो सारी फसल नष्ट हो जाती है, जिस कारण जो पैसा उन्हें चुकाना होता है वो चुका नहीं पाते, और इस कारण जो जमींदार होते हैं वो उनकी जमीनें क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। नंबर 3, कृषि सब्सिडी। किसानों को यह सुविधा दी जानी चाहिए कि जितने भी किसान हैं उन सबको उनकी उपज की सब्सिडी मिलनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं सरकार के द्वारा उन्हें कुछ पैसा उन्हें हर महीने मिलना चाहिए। यानी किसान इतनी मेहनत करता है, जैसे सिलेंडर में हमें सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है, ऐसी किसानों को उनकी कृषि में भी क्या मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा मात्रा में अपने आप को आगे बढ़ा सके। नंबर 4, कृषि बीमा, अर्थात जितने भी किसान हैं उन सबका बीमा भी होना चाहिए, और वो सारे के सारे उनकी उपज का ही बीमा होना चाहिए। जैसे बाढ़ आ गई या फिर कुछ हो गया, कोई भी विपदा आ गई, तो इसके कारण जो उनकी उपज नष्ट हुई है तो उसका उन्हें क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये चीज है। नंबर 5 है कृषि शिक्षा। जितने भी किसान हैं उन सबको किसान को कृषि शिक्षा के बारे में बताना चाहिए कि इस मौसम में ये वाली उपज अच्छी होगी, या फिर इस प्रकार के बीज को डालने से और ज्यादा उर्वरक डालने से हमारी उपज अच्छी होगी। तो ये कृषि शिक्षा उन्हें क्या करानी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। कृषक आंदोलन के मुख्य नेताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है महेंद्र सिंह टिकैत। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कृषकों के लिए बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्या किए, आंदोलन किए। नंबर 2, शरद जोशी। ये भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या किया, आंदोलन के, लोगों की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश की, उनका कर माफ करने की कोशिश की, उनका जो ब्याज है या फिर उनका जो कर्जा है उन सबको खत्म करने की कोशिश की। नंबर 3 है राकेश टिकैत। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने भी क्या किया है, पूर्ण रूप से लोगों की सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश की है, उनके कृषि संबंधित जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश की है। कृषक आंदोलन के मुख्य आंदोलन, ठीक है, सबसे पहला भारत बंद। इन्होंने क्या किया, पूरे देश भर में कह सकते हैं भारत बंद का ऐलान किया,
ताकि कृषकों की क्या की जाए, सर्वोपरि स्तर पर यानी बड़े स्तर पर उनकी सुनी जाए। नंबर 2, दिल्ली कूच। इसका मतलब ये था कि उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया, यानी दिल्ली की तरफ उन्होंने चलना शुरू किया, ताकि सारे के सारे किसान एक साथ मिलकर जब दिल्ली की तरफ आएंगे तो संसद में या फिर न्यायपालिका या सरकार को उनकी क्या करनी पड़ेगी, बात को मानना पड़ेगा। नंबर 3, कृषि महापंचायत। सारे के सारे कृषकों ने मिलकर, सभी पंचायतों ने मिलकर एक महापंचायत बनाई, ताकि लोगों की इस बड़े स्तर पर क्या की जाए, मांग को सुनी जाए। अब बात करते हैं श्रमिक आंदोलन के ऊपर। श्रमिक मतलब होता है मजदूर, जितने भी लेबर क्लास वर्ग के व्यक्ति होते हैं, इन सब के लिए भी कई सारे क्या चलाए जाते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। श्रमिक आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो मुख्यतः श्रमिकों की सुविधाओं में सुधार के लिए क्या किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। बात करते हैं श्रमिक आंदोलन के कारण। पहला है शोषण। उनके साथ अनेक स्तर पर शोषण किया जाता है, ज्यादा काम करवा लिया जाता है, पैसे कम दिए जाते हैं, या फिर कम पैसे दिए जाते हैं, या फिर अधिक से अधिक मात्रा में काम करवाया जाता है, परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, उन्हें अंधेरे में काम करना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं गर्म हीट में ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ये कुछ कारण है। पहला, शोषण, उनके साथ अनेक स्तर पर शोषण हो रहा है, जो मैंने आपको ये शोषण बताया है। नंबर 2, कम वेतन। कई बार उन्हें उनकी मजदूरी का कम वेतन दिया जाता है, काम 10,000 का करवा रहे हैं, दे 6,000 रहे, 5,000 रहे। काम की खराब स्थितियां, जो भी काम करते हैं वो उनकी खराब स्थितियां होती है, जिसमें कह सकते हैं लाइट नहीं है, कई बार कह सकते हैं स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां पर गंदगी फैली हुई है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर उपलब्ध नहीं होती, इस वजह से आंदोलन होते हैं। नंबर 4, अधिकारों की कमी। उनके जितने भी अधिकार होते हैं, उन सारे अधिकारों की क्या होती है, इसमें कमी होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है कि उनके अधिकारों को, मांग को पूरा करने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं। श्रमिक आंदोलन के प्रमुख कुछ उद्देश्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अधिकारों की रक्षा। अधिकारों की रक्षा अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि जितने भी श्रमिक है उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उनको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे समाज की वो नींव है जो पूरे देश को विकसित करने में अपनी भूमिका सबसे ज्यादा निभाते हैं। नंबर 2, वेतन में वृद्धि। उनके जितने भी वेतन है, उन श्रमिकों के जितने भी कह सकते हैं सैलरी है, उसमें क्या होनी चाहिए, हमेशा वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 3, काम की स्थिति में सुधार। अच्छी सुविधाएं दो, स्वास्थ्य सुविधाएं दो, इसके साथ साथ उनको कहते हैं कि बेहतर खाना चाहिए, ये सारी चीजें अगर उन्हें उपलब्ध होगी तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से कार्य कर सकेंगे। नंबर 4 है सामाजिक न्याय, अर्थात किसी भी श्रमिक के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसको हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरणीय आंदोलन। पर्यावरणीय आंदोलन वह आंदोलन होते हैं जो पर्यावरण को लेकर होते हैं, अर्थात समाज में फैल रही विषमताओं को, जैसे प्रदूषण हो गया आपका, या फिर लगातार कटते हुए जंगल हो गए, इन सबको दूर करने के लिए पर्यावरणीय आंदोलन चलाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पर्यावरण को लेकर अनेक प्रकार के आंदोलनों का सृजन किया गया है, और ऐसे ही बहुत सारे पर्यावरण आंदोलन है, जैसे कि आपका चिपको आंदोलन हो गया, दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। तो ये कई सारे आंदोलन ऐसे हैं जो पर्यावरण के रक्षण में किए गए, ताकि पर्यावरण को पूर्ण रूप से क्या किया जाए, बचाया जाए। तो पर्यावरण आंदोलन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण आंदोलन मुख्यतः पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किया जाता है, ताकि पर्यावरण को पूर्ण रूप से क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। नंबर 2, स्थायी विकास, अर्थात पर्यावरण के अंतर्गत विकास का ऐसा पैमाना अपनाना चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्या ना हो, दिक्कत ना हो, और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी जो है वो क्या कर सके, इस पर्यावरण का इस्तेमाल कर सके। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास के नाम से भी जानते हैं। अर्थात विकास का एक ऐसा पैमाना, संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि हम भी उसका इस्तेमाल करें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करे। जागरूकता बढ़ाना, अर्थात साफ तौर पे बताया गया है कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना चाहिए पर्यावरण को लेकर, जैसे पानी बचाओ देश बचाओ, ठीक है। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, लोग पेड़ लगाते हैं, कई बार नुक्कड़ नाटक होते हैं, ये सारे जो वो चीजें हैं जिससे हम लोगों के बीच में क्या फैलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। अब ये यूनिट भी आपका खत्म हो गया है, चलते हैं इस बुक के लास्ट यूनिट की तरफ। अब हम यूनिट 9 के चैप्टर 1 की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहते हैं भारतीय राज्य की परिवर्तित प्रकृति। मतलब भारतीय राज्य जो है वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बदल रहा है। विकासात्मक और कल्याणकारी आयाम, आपने पंचवर्षीय योजना वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हम ये उसी से रिलेटेड है, उसके बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
भारत के विकासात्मक आयाम का वर्णन कीजिए। भारत किस प्रकार अपना विकास कर रहा है, लोगों को किस प्रकार सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। नंबर 1, भारत के विकासात्मक आयाम में साफ तौर पे बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो सभी देशों में से जो सबसे ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है उस देश का नाम है भारत, जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1, आर्थिक विकास। भारत ने इतनी तेजी से विकास किया है कि सन 2023-24 में देखा जाए तो 8.2% की तेजी से वो बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर रहा है और धीरे धीरे करके वो बाकी देशों को क्या करता जा रहा है, पीछे छोड़ता जा रहा है। नंबर 2, गरीबी में कमी। भारत में लोगों को इतनी ज्यादा मात्रा में रोजगार मिलता जा रहा है क्योंकि वो विकास कर रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब लोगों को रोजगार मिल रहा है तो गरीबी में कमी हो रही है। जब गरीबी में कमी हो रही है तो देश का आर्थिक स्तर पर क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। नंबर 3, रोजगार और विकास। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया, जब लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा तो उन्हें रोजगार दिया जाएगा और जब रोजगार मिलेगा तो वो काम करेंगे। जब वो काम करेंगे तो देश का विकास होगा और जब देश का विकास होगा तो देश आर्थिक स्तर पे क्या होगा, मजबूत होगा। सारे पॉइंट एक दूसरे से क्या है, लिंक है। नंबर 4, विकासात्मक चुनौतियां। भारत को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। ये कुछ ऐसी चुनौती थी जिसका भारत काफी पिछले दशकों से क्या कर रहा था, सामना कर रहा था। परंतु वर्तमान समय में इन सारी चुनौतियों का सामना करने के पश्चात भारत ने बहुत ज्यादा तेजी से अपना क्या किया है, विकास किया है। इस कारण वर्तमान समय में भारत जो है तेजी से उभरती हुई 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में। भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए तो भारत ने अपना जो एक प्लान बना रखा है कि 2047 तक वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर आएगा जिसमें विकासशील देशों में सर्वोपरि होगा और धीरे धीरे करके वो अपने देश के हर एक नागरिक को आगे बढ़ाने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। 21वीं सदी में भारत अगर देखा जाए तो 21वीं सदी में भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, 5वें नंबर पर है। इसके कुछ पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक विकास, यही है तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था। भारत बहुत ज्यादा तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है ताकि लोगों के बीच उन आर्थिक स्थितियों को और ज्यादा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। नंबर 2, आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग। अर्थात साफ तौर पर बताया गया कि भारत में इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आईटी में बहुत ज्यादातर लोग हैं जो हमारे देश में रहते हुए भी कहते हैं अमेरिका के लिए काम करते हैं और अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका के 65% जो कह सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ज्यादातर क्या है, भारतीय है। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है। एक तरह से नुकसान भी है कि वो हमारे देश में काम नहीं करते, लेकिन एक उपलब्धि भी है कि वो दूसरे देश के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे देश के लोग क्या है, काबिल है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विनिर्माण और निर्यात। भारत में बहुत ज्यादा तेजी से विनिर्माण किया जा रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट को दोबारा से दोबारा बनाया जा रहा है और ज्यादा ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट किया जा रहा है ताकि हर प्रकार की चीजों को वो आगे बढ़ाने में क्या करे, अपनी भूमिका निभाए। सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और साक्षरता। अर्थात साफ तौर पे भारत में हर एक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो अधिक से अधिक मात्रा में चीजों का निर्यात करे और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीजों का निर्यात होता जाएगा तो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर लोगों को शिक्षा मिलेगी और जितनी मात्रा में लोगों को शिक्षा मिलेगी, शिक्षा और साक्षरता, भारत में हर एक प्रकार के व्यक्ति को शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि हर व्यक्ति एक कुशल नागरिक बन सके, अपना विकास कर सके और उनकी नीतियों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ा सके। नंबर 2, स्वास्थ्य सेवाएं। भारत के छोटे से लेकर बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं क्या की जा रही है, निरंतर रूप से उपलब्ध की जा रही है, जिसमें अनेक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं को हम यहाँ पर उपलब्ध कराने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत साफ तौर पे ये बताया गया कि जितने भी सारे की सारी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा और वह अपना भविष्य चुनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह भारत की एक बहुत बड़ी क्या है, उपलब्धि है। अब बात करते हैं राजनीतिक और वैश्विक भूमिका, मतलब राजनीति के रूप में किस प्रकार हम विश्व में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था है। सबसे पहला, लोकतंत्र और स्थिरता। भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अपने लोगों को अधिकारों को उपलब्ध कराने में सबसे ज्यादा अपनी भूमिका निभाता है। वैश्विक सहयोग, भारत हर एक देश के सहयोग करता है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसको भी मदद चाहिए होती है उसकी मदद करने की कोशिश करता है। नंबर 3, क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा, मतलब संपूर्ण क्षेत्र में वैश्विक सुरक्षा, मतलब विश्व को और अधिक मात्रा में बढ़ाने की क्या करता है, कोशिश करता है। बात करते हैं चुनौतियां और अवसर, यानी उनसे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे
आर्थिक असमानता, भारत में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप में असमान हैं। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं। तो मतलब ये आर्थिक असमानता फैली हुई है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त करने की क्या की जानी चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए। नंबर 2 है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। धीरे धीरे करके पर्यावरण में निरंतर रूप से क्या आता जा रहा है, परिवर्तन आता जा रहा है, और जलवायु को भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं बदलाव का सामना करना पड़ता है। जैसे कई बार भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसको हमें दूर करने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में विकास, अर्थात शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को उपलब्ध कराओ और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराओ, ताकि हमारे देश का बुनियादी ढांचा क्या हो सके, विकसित हो सके। ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब 9 यूनिट के चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं, जो हमारी इस बुक का क्या है, लास्ट चैप्टर है। उत्पीड़क आयाम, अर्थात जितने भी जो लोग हैं भारत के जो फेस कर रहे हैं उस मुसीबतों को, उनके बारे में बात करनी है। प्रश्न की तरफ चलते हैं, राज्य और गैर राज्यकर्ता से आप क्या समझते हैं। राज्य अर्थात राज्य जो है वो देश के नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि देश का हर एक नागरिक संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या कर सके, प्रयास कर सके। नंबर 1 जिसे कहते हैं कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। राज्य कुछ ऐसे कानून का निर्माण करता है जिससे राज्य के अंदर जो कह सकते हैं कानून व्यवस्था बनी रहे और हर व्यक्ति के समान रूप से नियमों का पालन करेगा, तो देश का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। नंबर 2 नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करना, अर्थात राज्य का यह कार्य होता है कि वह अपने नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने की क्या करे, कोशिश करे, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। नंबर 3 आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, अर्थात साफ तौर पे बताया गया कि आर्थिक विकास को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार की चीजों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब बात करते हैं गैर राज्यकर्ता के बारे में। गैर राज्यकर्ता वह होते हैं जिसमें हमारा गैर सरकारी संगठन हो गया या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो गया, कोई व्यक्ति अपने लिए विकास करेगा या फिर कोई संगठन अपने लिए विकास करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये लोग सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा तो देते हैं लेकिन केवल कुछ समुदाय के लोगों के लिए या फिर खुद के लिए। नंबर 2 नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं लेकिन ये सरकार से जुड़े हुए नहीं होते और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अनेक प्रकार के तरीकों से करते हैं, जैसे उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दिया, उनको न्याय दिलाने के लिए मुफ्त में वकील उपलब्ध करा दिया। नंबर 3 राज्यों की नीति की निगरानी करना, अर्थात ये क्या करते हैं, राज्य ने जो भी नीतियां बनाई होती है उसकी निगरानी करते हैं और अगर वो फैसला जनता के लिए लाभकारी नहीं होता तो वह उसके खिलाफ क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता के बीच में संबंध, सबसे पहला सहयोग और साझेदारी। कई बार राज्यकर्ता और गैर राज्यकर्ता अर्थात कई बार सरकार और कई सारे संगठन मिलकर भी कार्य करते हैं, ये उनके बीच में क्या है, संबंध है। नंबर 2 निगरानी और जवाबदेही, जब सरकार अपना कार्य अच्छे से नहीं करती तो गैर राज्यकर्ता उनसे सवाल पूछ सकते हैं या कोई भी व्यक्ति सरकार से क्या कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, ताकि वह अपने लिए ऐसे नियमों का सर्जन करवाए ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। अब ये यूनिट भी आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसी के साथ हमारी बुक क्या होती है, खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह ऐसे ही नोट्स के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पढ़ के, चाहे वो डीयू के कॉलेज हो, चाहे वो नॉन कॉलेज हो, चाहे वो इग्नू के स्टूडेंट हो, हर व्यक्ति को यहाँ पर पढ़ने का संपूर्ण अधिकार मिले और वो आगे बढ़ सके। थैंक यू।